चलो, हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और हाँ, हिस्ट्री के ये एक्सक्लूसिव लेसन्स हैं आपके लिए हैं मेरे मेगा स्टार्स। ये सारे लेसन्स का सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन और इजी लैंग्वेज में आपके लिए बना रहा हूं। हाँ, आपने कहा था, इसीलिए ये लेसन वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं। आज बारी है प्रोटेस्ट मूवमेंट की। प्रोटेस्ट, विरोध करना, हाँ, जुलूस निकालना, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, इसे कहते हैं प्रोटेस्ट मूवमेंट। तो जो अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बना हुआ है, दुनिया को पाठ पढ़ाता है डेमोक्रेसी का, जस्टिस का, और दुनिया में हर जगह अपनी वाहवाही लूटता है, वहां खुद, हाँ, अमेरिका में खुद ब्लैक्स के साथ अन्याय हो रहा था। अपने ही देश में रहने वाले नीग्रोस के साथ, जो कि अफ्रीकन ओरिजिन के पीपल होते हैं, जो अमेरिका में बस गए थे, उनके साथ अन्याय हो रहा था, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। वो एक दो दिन नहीं, सालों साल चलता रहा। वाइट्स कभी भी अफ्रीकन्स को अपने बराबर नहीं मानते थे, उनसे हेट करते थे। और सबसे बड़ी चीज है, उनके लिए सब कुछ सेपरेट था। स्कूल्स सेपरेट थे, वेटिंग रूम सेपरेट थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेपरेट थे। मतलब कि उनके साथ, ब्लैक्स के साथ हमेशा अन्याय होता था। तो कहते हैं ना, अन्याय बहुत दिन नहीं चलेगा। और अब वहां पर भी प्रोटेस्ट मूवमेंट होगा और वहां पर भी यही होगा कि बराबरी आएगी। चलिए, यही है वो चैप्टर। तो 1950 से 70s के बीच में वहां पर रेशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। वहां पर मैंने बताया ब्लैक्स के साथ अन्याय हो रहा था। ब्लैक्स कौन थे? मैंने कहा अफ्रीका के जो नीग्रोज होते थे, उनके जो फोरफादर्स थे वो ब्लैक स्लेव्स के रूप में लाए गए थे अमेरिका में। उनके जो फोरफादर्स थे वो स्लेव के रूप में लाए गए थे। अब वो बसते बसते वहीं के नागरिक बन चुके थे। तो उनकी जो संतानें थी और उनकी जो आने वाली संतानें थी, वो सब ब्लैक्स क्या हो गए? अमेरिकन सिटीजन बन गए। पर अमेरिका वालों ने कभी भी उनको अपने बराबरी का दर्जा नहीं दिया। तो वहां पर जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनके साथ अन्याय होता था, भेदभाव होता था, उनको वोट करने का अधिकार नहीं होता था। वहां स्पेशली बात कर रहा हूं सदर्न अमेरिकन स्टेट्स की, वहां पर बहुत अन्याय होता था उनके साथ। वहां पर एक कानून था, नाम था जिम क्रो लॉ। कोई कोई कानून का नाम नहीं है जिम क्रो। जिम क्रो बेसिकली कहने का मतलब था, हाँ, एक तरह से पैरोग्रेटिव वर्ड है फॉर दी ब्लैक्स। ये किसे कहते हैं? ब्लैक्स को ही कहते हैं जिम क्रो। तो ऐसा कानून था जिसे ब्लैक्स नापसंद करते थे, क्योंकि यह कानून उन्हें सेग्रीगेशन करने का अधिकार देता था। हां, यह कानून में पावर था अमेरिकन्स के पास, व्हाइट्स के पास, कि वह ब्लैक से दूर रहें, उन्हें अलग बस्ती दें, उन्हें अलग सोसाइटी दें, अलग वेटिंग रूम दें, अलग स्कूल दें, सब कुछ अलग रखें, अपने से दूर करें। यह कानून था। और ये ब्लैक्स जो है, देखिए आप उसका विरोध करते हैं। इस कानून का नाम है जिम क्रो। और जिम क्रो सेग्रीगेशंस को परमिशन देता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में, स्कूल्स में, पब्लिक स्पेसेस में। तो एक तरह से वहां पे भेदभाव तो कानूनन भेदभाव था, पर यह हमेशा नहीं चलेगा। ठीक, तो चेंज इन दी गवर्नमेंट एटीट्यूड। तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहां पर लोगों में अवेयरनेस बढ़ी। वहां के जो ब्लैक्स थे वो पहले से ज्यादा एजुकेटेड हुए, क्योंकि पहले वहां एजुकेशन कम थी उनके पास, ब्लैक्स के पास। अब वो ज्यादा एजुकेटेड हुए और उनको पता चला कि वॉर में उनका कितना बड़ा योगदान था। उनका वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका को जिताने में एक बहुत बड़ा रोल था। एज एन आर्मी, एज एन नेवी, ये लोग बहुत मदद की थे अमेरिका की। तो अब उनको भी अपना हक चाहिए था। भाई, हम देश की सेवा कर रहे हैं और देश में दब के जी रहे हैं, क्यों भाई? हमें भी बराबर का अधिकार चाहिए। एक केस हुआ ओलिवर ब्राउन का। हाँ, ये केस है ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ओलिवर ब्राउन नाम के एक व्यक्ति, ब्लैक व्यक्ति थे, मतलब निग्रो थे। ये अपनी बेटी का एडमिशन कराना चाहते थे। ये रहते थे, अमेरिका का एक शहर है कैंसास में टोपेका। तो यहां पर अपने एक नियर बाय स्कूल में, जो उनके घर के पास का स्कूल था, अपनी बेटी का वहां एडमिशन कराना चाहते थे ओलिवर ब्राउन जी। स्कूल वालों ने मना कर दिया, कहा ना, हम आपका एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि आप ब्लैक हैं और ये ब्लैक का स्कूल नहीं है, यह स्कूल सिर्फ व्हाइट्स का है। तो ओलिवर ब्राउन को बहुत दुख लगा और उनसे कहा गया कि सुनिए, आप अपनी बेटी को ब्लैक्स वाले स्कूल में भेजिए, जो कि यहां से काफी दूर है, बस से जाएगी आपकी बेटी वहां पर, हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकती, क्योंकि व्हाइट्स का स्कूल है।
ओलिवर ब्राउन को इसका बहुत दुख लगा, उन्होंने कोर्ट में जाकर के केस किया। कैंसास की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी वहां पे गए, केस किया इस स्कूल के खिलाफ, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के खिलाफ। बट आपको पता है वहां पर ओलिवर ब्राउन को कहा गया कि यह सेग्रीगेशन नाम का जो कानून है वह परमिट करता है, मतलब वहां उनकी नहीं सुनी गई। अब ओलिवर ब्राउन यहां भी नहीं रुके, बोले नहीं, यह कानून को मैं चुनौती देता हूं, यह गलत कानून है सेग्रीगेशन का, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ब्लैक से अन्याय हो रहा है। और वह गए सुप्रीम कोर्ट में, हाँ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में गए, और वहां पर जो जजमेंट आया वो हिस्टोरिक था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 9 जज, सारे जज ने एक साथ यही फैसला दिया कि यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह हिस्टोरिक कानून बन गया। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में, देखिए 1951 की कहानी है ये, 1951 में ओलिवर ब्राउन की बेटी का एडमिशन स्कूल वालों ने लेने से मना कर दिया। 1954 में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी, एक रूलिंग दी, क्या दिया कि रेशियल सेग्रीगेशन इन पब्लिक स्कूल्स वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी घोषित कर दिया कि स्कूलों में बच्चों के साथ, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जब हम बच्चों से ही भेदभाव करने लगेंगे तो बड़ों का तो फिर क्या होगा। समझ में आया। तो इस तरह से यह पहला मौका था जब ब्लैक्स की जीत हो जाएगी, ब्लैक को बराबर अधिकार मिलने लगेगा। दूसरा हुआ उसके बाद वहां पे सिविल राइट एक्ट बना 1964 में। वहां सिविल राइट्स मतलब वो राइट्स जो सारे सिविलियंस को, आपको, मुझको एज अ नागरिक मिलता है, वो सारे लोगों को सेम राइट्स मिला। और जो उनको वोटिंग का पावर नहीं था ब्लैक्स को, ये भी पावर मिल गया। वोटिंग राइट एक्ट 1965, मतलब वोट ऑफ अ ब्लैक वाज इक्वल टू द वोट ऑफ अ व्हाइट सिटीजन। दोनों के वोट की वैल्यू एक बराबर है। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था, ब्लैक्स को पोल टैक्स देना पड़ता था। हाँ सही सुन रहे हैं, उनकी लिटरेसी चेक की जाती थी तो उनको पावर होता था कि वोट दे पाएंगे। पर यह कानून उन्हें क्या करता है, इस तरह के किसी भी भेदभाव से मिटाता है। तो अब वहां पर यह कानून बनने के बाद कलर के नाम पर, रेस के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, सेक्स के नाम पर और नेशनल ओरिजिन के नाम पर भेदभाव बंद। तो एक कहते हैं लंबी लड़ाई लड़ी ब्लैक्स ने। तो क्या हुआ लड़ाई में, आइए मैं आपको थोड़ा कहानी बताता हूं। तो इनके जो हीरो हैं कह सकते हैं, वो थे मार्टिन लूथर किंग, MLK। सोच लीजिए हमारे देश में गांधी जी, वहां पर कौन, मार्टिन लूथर किंग। ऑब्वियस बात है ये एक ब्लैक अमेरिकन है, अर्थात अफ्रीकन अमेरिकन है, और वहां के सिविल राइट मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर हैं। तो हुआ क्या, एक किस्सा और है, एक कहानी और है। तो एक किस्सा हुआ, देखिए याद रखिएगा, गांधी जी की तरह ही इन लोग क्या कर रहे हैं, नॉन वायलेंस बिलीव करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई मारपीट नहीं करेंगे, कोई झगड़ा, फिर भी क्या करेंगे, अपनी बात मनवा लेंगे। कैसे, इसमें एक छोटी सी कहानी है। तो हुआ क्या, मॉन्टगोमेरी बस बायकॉट। क्या हुआ, इसमें किस्सा है, एक लेडी है, नाम है रोसा पार्क। रोसा पार्क एक ब्लैक लेडी है, एक अफ्रीकन अमेरिकन है। यह पब्लिक बस में बैठी थी। बस में क्या नाम है, मॉन्टगोमेरी बस। तो इस बस में इनको कहा गया कि आप खड़े हो जाइए। जब एक व्हाइट बस में एंटर किया और कहा गया कि आप खड़े हो जाइए और आप ब्लैक हैं, आप खड़े रहिए और व्हाइट को सीट दीजिए। लेडी ने खड़े होने से मना कर दिया, बोला ना, पहले मैं बस में बैठी हूं, मैं अपनी सीट खाली नहीं करूंगी किसी व्हाइट नागरिक के लिए। जानते हैं, रोजा पार्क्स को अगले ही स्टॉपेज में क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उसने व्हाइट नागरिक को बैठने की जगह नहीं दी। और इसका अरेस्ट होना, सारे ब्लैक्स एकजुट हो गए, उन्होंने मार्च निकाला, एक जुलूस निकाला वॉशिंगटन के लिए 1963 में। और इस जुलूस में, इस बड़े से जुलूस में सारे ब्लैक्स एक साथ हो गए रोजा पार्क्स के अरेस्ट के खिलाफ। सारे ब्लैक्स एकजुट हो गए। और इसी जुलूस के दौरान जो मार्टिन लूथर किंग है, जो कि ब्लैक्स के मैंने कहा सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक फेमस स्पीच दी थी, आई हैव अ ड्रीम। हां, ये ड्रीम थी कि आई हैव अ ड्रीम ऑफ वन अमेरिका। ये ड्रीम, ये स्पीच बहुत पॉपुलर है। और ये ड्रीम वाली स्पीच जो है बहुत पॉपुलर रही है। और यहां पर के बाद क्या हुआ, क्या है, बात खत्म हो गई? नहीं, मॉन्टगोमेरी बस बायकॉट शुरू हो गया। सारे ब्लैक्स ने तय कर लिया कि अब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ही नहीं करेंगे, हमें जहां जाना होगा हम पैदल चले जाएंगे, पर बस सर्विस नहीं लेंगे। और यह ट्रांसपोर्ट और न यूज करना
1 साल तक चलता रहा। 1 साल तक, 1 साल तक वहां में मॉन्टगोमेरी अल्बामा नाम की जो प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है अल्बामा, वहां पे लोगों ने बस का बायकॉट कर दिया, ब्लैक्स ने। और 1955, ध्यान दीजिएगा, 1955 में यह मूवमेंट कह सकते हैं ना एक बड़े चरम सीमा पे पहुंच गया। मतलब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को भी महसूस होने लगा कि उनसे गलती हुई है। तो इस गलती का एहसास क्या हुआ, वहां पर जब कोर्ट में बात गई, हां, जब कोर्ट में बात गई तो कोर्ट ने भी माना कि बसेस में भी सेग्रीगेशन करना, अर्थात बसेस में भी ब्लैक्स के साथ, नीग्रोस के साथ अन्याय करना, उनको खड़े रहने के लिए कहना, या उनके लिए सीट्स अलग और व्हाइट्स के लिए सीट्स अलग। जो व्हाइट्स की सीट्स थी वो थोड़ी पॉलिश्ड सीट्स थी, थोड़ी सॉफ्टर सीट्स थी, अच्छी पोजीशन वाली सीट्स थी। तो ये सब अन्याय हो रहा था, सेग्रीगेशन हो रहा था। और यहां पर क्या हुआ, कोर्ट ने फिर माना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस में सेग्रीगेटेड सीट करना अलाउड नहीं है। हालांकि जो लोकल कोर्ट थी, जिसको फेडरल कोर्ट कहते हैं, स्टेट कोर्ट कहते हैं, वो पहले इसको अलाउ करती थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकल कोर्ट को, फेडरल कोर्ट के कानून को बदल दिया और कहा नहीं, यह देश के हित में नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, एक रूलिंग दी 1956 में, और यह रूलिंग यही कहती थी कि अब कोई भी, चाहे ब्लैक्स हो चाहे व्हाइट्स हो, दे आर ऑल इक्वल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो धीरे धीरे करके ब्लैक्स को हर जगह क्या मिल रही है, बराबर अधिकार मिल रही है। तो किंग्स फिलॉसफी, किसकी बात कर रहा हूं, मार्टिन लूथर किंग की, वो पीसफुल तरीके से, याद रखिएगा कहीं भी हिंसा नहीं हो रही है, पीसफुल तरीके से क्या करना है, महात्मा गांधी की टेक्टिक को उन्होंने फॉलो किया और अपनी जीत हासिल की। हां, ब्लैक्स की जीत हासिल हुई। 1964 में सिविल राइट्स मिल गए उनको, मैंने बताया, उनको भी वो सारे अधिकार मिल गए। आउटलाउड द डिस्क्रिमिनेशन, देश में डिस्क्रिमिनेशन हर जगह बंद। एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, सब जगह अब सारे ब्लैक्स हो चाहे व्हाइट्स हो, इक्वल होंगे। पहले व्हाइट्स को प्रिविलेज मिलती थी, व्हाइट्स को अलग माना जाता था, सुपीरियर माना जाता था, पर यहां पर क्या हो गया, 1964 में सबको इक्वल कर दिया गया। और वोटिंग राइट से उनको अधिकार मिल गया कि अब वो भी वोट दे सकते हैं, राइट ऑफ कास्टिंग वोट मिल गया। अब उन्हें लिटरेसी टेस्ट या पोल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हां, व्हाइट्स को नहीं देना पड़ता, इनको क्यों देना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं, यहां तक तो हो गया अमेरिका की कहानी। हां, देख लीजिए अमेरिका में भी कालों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अब अगली कहानी है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका भी अंग्रेजों का ही गुलाम था, जैसे आप और मैं, हम इंडिया वाले पता ही है अंग्रेजों के गुलाम थे। तो साउथ अफ्रीका एक बहुत ही सुंदर देश था, जो अपने कह सकते हैं ज्वेल्स के लिए जाना जाता है। वहां पर डायमंड बहुत पाए जाते हैं, पता है ना, गोल्ड बहुत पाया जाता है। और वहां पे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी इनको कॉलोनी बना दिया, इन ब्लैक्स को कॉलोनी बना दिया। अब ब्लैक्स के साथ उन्होंने अन्याय करना शुरू कर दिया। इसका एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है, अपार्थीड, द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय द ब्लैक्स ना, मतलब ब्लैक के खिलाफ उन्होंने क्या किया, उनके साथ अन्याय किया भाई, कि ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, है ना, ब्लैक्स के लिए अलग बीच एरिया होगी, ब्लैक्स के अलग पूल होंगे, ब्लैक्स के अलग सोसाइटी होगी, जहां व्हाइट्स की प्लेस होगी वहां ब्लैक्स को अलाउड नहीं था आना। देखा, इस तरीके से वहां पर भी चल रहा था। हम इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो अपार्थीड क्या था, एक सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कानूनी तौर पे यह था। हां, क्योंकि कानून में कौन हेड थे, मैंने कहा व्हाइट्स। तो कानून बना के व्हाइट्स वालों ने क्या किया था, ब्लैक्स को सताया था, उनको तड़पाया था, उनको झुकाया था, अपने से अलग रखा था। सिर्फ काम करवाने के लिए अपने पास बुलाते थे, बाकी तो उनको हेट करते थे, नफरत करते थे उनके साथ। और ऐसा 1948 से चल रहा था। वहां पर नेशनल पार्टी गवर्नमेंट थी 1948 में, ठीक है। और वहां के लोगों को ब्लैक्स, व्हाइट्स, कलर्ड और इंडियन 4 कैटेगरी में बांटा गया था। याद रखिएगा, सिर्फ व्हाइट्स को ही क्या थे, सुपीरियर राइट्स थे, व्हाइट्स को ही क्या था, प्रिविलेजेस थे। बाकी ब्लैक्स को, कलर्ड को और इंडियंस को, सबको क्या किया गया था, दबाया गया था। इन सब के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो नॉन व्हाइट्स थे, नॉन व्हाइट्स मतलब समझ गए ना, मतलब व्हाइट्स के अलावा, दे वर फोर्स्ड टू लिव इन सेग्रीगेटेड एरिया। उनका एक अलग कॉलोनी थी, एक अलग बस्ती थी, जहां पे बहुत प्रॉपर, मतलब समझ गए ना, हाइजीन नहीं था, नीटनेस नहीं थी,
जहां पर एक कह सकते हैं लिमिटेड एजुकेशन अवेलेबल थी, जहां हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी, उनको न प्रॉपर जॉब्स मिलते थे और न तो उनको कोई कानून में पोस्ट मिलती थी, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं मिलती थी। सारी कह सकते हैं देश की राजनीति किसके हाथ में थी? व्हाइट्स के पास थी, ब्रिटिशर्स के पास थी। तो देश बेचारे ब्लैक्स का, और मजे ले रहे हैं कौन? व्हाइट्स। उनको गुलाम बना करके उनके मजे ले रहे हैं। और वहां पे मिक्स मैरिज अलाउड नहीं थी, इवन रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर नॉट अलाउड। तो इस तरह से सारी रोक टोक ब्रिटिशर्स ने लगा रखी थी। वहां के एक बड़े लीडर, अब वहां के भी गांधी जी बन गए। कौन? नेल्सन मंडेला। आपने नाम जरूर सुना होगा। नेल्सन मंडेला वहां के की फिगर थे। वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहां की सबसे बड़ी पार्टी है। जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वहां पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसके हेड थे। इन्होंने वहां पर शुरुआत में तो आर्म्ड रेबिलियन किया। याद रखिएगा, गांधी जी इंडिया वाले गांधी जी नहीं है, अहिंसा वाले नहीं है, हिंसा वाले। पहले तो उन्होंने क्या की, एक सेना इकट्ठा की और अंग्रेजों से लड़ गए। पर क्योंकि अंग्रेजों के पास कह सकते हैं बहुत बड़ी स्ट्रांग मिलिट्री पावर था और उनके पास ज्यादा सुपीरियर वेपन्स थे, तो इनको पकड़ लिया गया। नेल्सन मंडेला जिन्होंने आर्म्ड रेजिस्टेंस किया था, पर उनके साथ क्या किया गया? उनको पकड़ लिया गया और उनको 27 साल की जेल, 27 ईयर, मतलब पूरी जवानी खत्म नेल्सन मंडेला की, 1962 से लेकर 1990 तक। पर ऐसा नहीं है, इस बीच आंदोलन नहीं चलता रहा। इसके बावजूद भी आंदोलन चलता रहा, नेल्सन मंडेला के बाद भी चलता रहा। और पूरी दुनिया ने क्या किया? साउथ अफ्रीका का विरोध किया। उनको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। कंट्रीज ने सैंक्शन लगा दिए। हाँ, पूरी दुनिया ने लगा दी। इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया, बायकॉट कर दिया। हाँ, इंटरनेशनल प्रेशर लगा दिया कि कुछ भी हो, यहां पे जो ब्लैक्स हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट थी वहां पे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनको झुकना पड़ा। ठीक है, तो ऐसा एक दिन में नहीं हुआ, ऐसा बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत वहां पे सताया गया। जैसे आप इंडिया की कहानी जानते हैं, बहुत तड़पे हम लोग, बहुत मार खाई है, बहुत जेले गए हैं, बहुतों की जाने गई हैं, तब जाके आजादी मिली। वही हाल अफ्रीका में भी हुआ। और 1980s 90s में ऐसा बहुत चला। ठीक है ना, बहुत रेजिस्टेंस हुआ, बहुत प्रेशर पड़ा। और FWD क्लार्क जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, है ना, बिगेन नेगोशिएशन विद मंडेला एंड अदर लीडर्स लीडिंग टू डिसमेंटलिंग ऑफ द अपार्थाइड। फाइनली 1994, ध्यान से सुनिएगा, 1994 तक आते आते ये डिसाइड हो जाएगा कि अब साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश होगा जहां पर ब्लैक्स को भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। वहां पे चुनाव होंगे, वहां पे फ्रेश वोटिंग होगी और जीतेगा नेल्सन मंडेला। तो 1990 में नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए, 27 साल के बाद जेल से बाहर आए, ये क्योंकि ब्लैक लीडर थे। और 1994 में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ जहां नेल्सन मंडेला देश का चुनाव जीत जाएंगे और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और देश में, अब इसका मतलब नहीं वहां से व्हाइट्स चले गए हैं, ये मत सोचिए, वहां व्हाइट्स रह रहे हैं, बट अब वो व्हाइट्स ब्लैक के साथ मिलकर रह रहे हैं, क्योंकि व्हाइट्स माइनॉरिटी में है ना, व्हाइट्स वहां लिमिटेड मात्रा में रह रहे हैं। समझ में आया? अब आते हैं एक और मूवमेंट, नाम है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन यूएस। अब ये फेमिनिस्ट मूवमेंट, जब हम बात करते हैं नारी शक्ति की, हम बात करते हैं स्त्री आंदोलन की, हम बात करते हैं स्त्रियों के सपोर्ट की, तो इसको कहते हैं फेमिनिस्ट। somebody who supports, somebody who believes in the women's rights is called as a feminist। तो इसकी शुरुआत पहले से ही हो चुकी थी। जब फर्स्ट वेव आया, पहली बार जब लोगों को महसूस हुआ कि औरतें चाहे अमेरिका में रहे, हाँ ऐसा मत सोचिए इंडिया में ही, हम और आप इंडिया की बात कर रहे हैं, अमेरिका में भी औरतों के साथ बड़ा अन्याय होता था। तो बात है 19th सेंचुरी की, तो लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के बीच में, ठीक है, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग यहां से 100 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो उस समय वुमेन सफरेज नहीं था, मतलब औरतों को राइट टू वोट नहीं मिलता था। और बाद में औरतों ने कुछ आंदोलन किया, उनके कुछ सुने गई, कुछ बातें सुनी गई, कुछ उनके कहते हैं ना कुछ पावर्स दिए गए, बट अभी भी औरतों को एक्सप्लॉइट किया गया, सताया गया। अब वहां पर एक प्रेसिडेंशियल कमीशन बनाई गई, बात कर रहे हैं अमेरिका की, ये सारी बात चल रही है अमेरिका में। क्या बनाया गया? प्रेसिडेंशियल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ये क्या करेगा? इसके हेड कौन होंगे? इसके हेड खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे। और उस समय अमेरिका के हेड थे, प्रेसिडेंट थे कैनेडी।
जोसेफ कैनेडी। 1961 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का पता लगाएंगे, अर्थात लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव किया जाता है वो क्यों किया जा रहा है, इसका कॉज पता करेंगे। क्योंकि चाहे काम की जगह हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे समाज हो, हर जगह लड़कियों को दबाया जा रहा था। बात इंडिया की नहीं कर रहा हूं, तुम्हें क्या लग रहा है इंडिया की बात कर रहा हूं? नहीं, ये सारी बात अमेरिका की कर रहा हूं। वहां पे हो रहा था, अमेरिका जैसे देश में क्या हो रहा था, नारियों को कुचला जा रहा था, लड़कियों को बराबर अधिकार नहीं था, उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। अमेरिका की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। और बाद में ये तो मुझे लगता है कि एक इतिहास ही बन गया, बेटी फ्राइडेन, ध्यान दीजिएगा इसका नाम, बेटी फ्राइडेन, द फेमाइन मिस्टीक। इस बुक ने तो क्या कर दिया, एकदम तहलका मचा दिया। नाम याद करिएगा बुक का, द फेमाइन मिस्टीक, 1963 में आई बुक। इस बुक ने चैलेंज किया कि औरतों का रोल सिर्फ घर है, सिर्फ बच्चे पालना है, सिर्फ परिवार देखना है, उनकी खुद की लाइफ नहीं है, क्या उनके कोई राइट्स नहीं है? इस बुक ने क्वेश्चन किया। इस बुक ने एक, कह सकते हैं ना, एक नया विचार पैदा किया, औरतों के राइट्स का विचार पैदा किया, और यह बताया कि औरतें किस तरीके से समाज में और बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। बताया कि औरतों को बहुत दबाया गया है, कुचला गया है, और यह सही नहीं है। और सिविल राइट मूवमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और सिविल राइट मूवमेंट्स के दौरान इसमें इक्वलिटी का भी डिसाइड किया गया कि औरतों को इक्वल दर्जा दिया जाएगा, और जितना अधिकार मेन के पास है उतना ही अधिकार फीमेल के पास होगा। राइट एट पैरेलल लेवल विथ द मेल्स, ये अधिकार मिल गया। अब क्या क्या कानून बने, देखिए। ये कानून बना इक्वल पे एक्ट 1963। पहले क्या होता था, फीमेल्स को काम पे रखा जाता था, और काम पे इसलिए रखते थे क्योंकि उनको पैसे कम देने पड़ते थे। पर अब कानून आ गया कि अगर काम सेम है, तो लड़का करे चाहे लड़की करे, पैसा भी सेम देना पड़ेगा। नाम हो गया इक्वल पे फॉर इक्वल वेज। अगर काम सेम है तो इस पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लड़कियों को या औरतों को कम पैसा नहीं दे सकते हैं। और दूसरा कानून बना सिविल राइट एक्ट, जिसके बारे में पहले बताया। इस एक्ट में सबको इक्वल कर दिया गया। ब्लैक्स को भी कहा था मैंने कि ब्लैक्स को भी इक्वल कर दिया, और वुमेन्स को भी इक्वल कर दिया। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन सेक्स मतलब होता है वही लड़का लड़की के आधार पर नहीं हो सकता, और ना तो रेस के नाम पर, कलर के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, और नेशनल, सब बराबर है। तो बड़ा अच्छा कानून है। आते हैं रोल ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन। ये एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, नाम है NOW, नाउ, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन। नाउ को 1966 में बनाया, और बनाने वाला व्यक्ति भी कौन है? बेटी फ्राइडेन। तो इन्होंने, जिन्होंने बुक लिखी थी मिस्टिक वाली, तो बेटी फ्राइडेन और अदर्स मिल करके इन्होंने नाव बनाया। इसका बस एक ही मकसद था, जेंडर इक्वालिटी, अर्थात लड़का लड़की में समानता। ऐसा ना हो कि लड़कों को भी दबाया जाए, ये भी नहीं है, इक्वालिटी होनी चाहिए। और कैंपेन चलाया गया, जिस कैंपेन में इक्वल राइट्स अमेंडमेंट, मतलब सरकार से कहा गया कि सारे कानून बनाए जाए जिसमें हर जगह क्या हो, इक्वल राइट्स हो। हर एक कानून में क्या हो, औरतों को मर्द के बराबर का दर्जा दिया जाए, रिप्रोडक्टिव राइट्स दिया जाए, अर्थात फीमेल्स को डिसाइड करने का पावर हो कि वह बच्चे को जन्म देना चाहती नहीं देना चाहती। और क्या किया गया, एन एंड टू द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी तरह का लड़कियों के साथ काम के प्लेस पर, एजुकेशन के प्लेस पर कोई भी भेदभाव ना हो, कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कैंपेन चलाया, बहुत जबरदस्त कैंपेन चला। कैंपेन का नाम भी सुन लीजिए फिर से, इक्वल राइट्स अमेंडमेंट कैंपेन। यही इनका मेन मकसद था, मतलब औरतों को भी बराबर राइट्स मिले। और यह कैंपेन की शुरुआत 1923 से हो चुकी थी, बट बीच में मैंने कहा ना, बीच में कुछ पीरियड चेंज हुआ क्योंकि सिविल राइट्स मूवमेंट चलने लगा, और 1960s में फिर से क्या होने लगा, यह मूवमेंट जोर पकड़ा। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिका ने भी अपने कानून में बदलाव लाया, कानून में पार्लियामेंट ने बदलाव लाया, और गारंटी दिया इक्वल राइट्स अंडर द लॉ, मतलब फीमेल्स को भी इक्वल राइट दिया गया। अब वो चाहे वो कहीं भी रहती हूं, ऑल वुमेन विल बी गिवन इक्वल राइट्स। पहले मेल्स को सुपीरियर माना गया था, देख लीजिए अमेरिका में भी लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा था, बट इस कानून के बाद क्या हो गया, उनको इक्वल कर दिया गया। इट गेन्ड सपोर्ट, लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया, और सारे स्टेट्स ने धीरे धीरे क्या कर दिया, मतलब अमेरिका में क्या होता है ना, स्टेट्स अपना कानून खुद बनाते हैं, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, वो जो पूरा कानून बनाती है। तो पूरे स्टेट्स में भी क्या हो गया, यह कानून पारित करा दिया गया।
जैसे टेक्सास, है ना, अलास्का, ये सब में। अब आता है सेकंड वेव। पहला वेव तो यहां तक चला, अब सेकंड वेव। वेव मतलब समझते हैं ना क्या होता है, लहर। तो अब दोबारा क्या होगा, फेमिनिस्ट मूवमेंट आएगा, और इस बार क्या होगा, इस बार होगा सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। मतलब समाज में भी औरतें बराबर हो, पॉलिटिक्स में मतलब चुनाव लड़ने में भी औरतों को बराबर अधिकार मिले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष लोग चुनाव लड़ पाए, नहीं, अब औरतें भी चुनाव लड़ सकती हैं। वैसे कमला हैरिस का तो नाम सुना ही होगा आपने, नाम सुना है, इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस। हाँ, वो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप के नीचे की पोस्ट की एक सुपर पावर लेडी है। तो वहां पे औरतों को पॉलिटिकल राइट्स मिले, इकोनॉमिक इक्वलिटी मिले, काम में भी बराबरी मिले, ठीक है। ये कानून के लिए अब क्या हो गया, अब फिर आंदोलन शुरू हुआ। इस बार जो राइट्स थे, ये भी राइट्स क्या हो गए, एक्सेप्ट कर लिए गए। मतलब एक तरह से उसी राइट्स को फर्दर कैरी कर दिया गया। और जैसे पहले बताया, रिप्रोडक्टिव राइट्स, जेंडर पे गैप्स, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट रिमेन अनगोइंग स्ट्रगल्स। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, अमेरिका में सुधार हुई। अब आपको पता है अमेरिका में आएगा, और अमेरिकन वुमेन्स जब आजाद रहेंगी, अच्छे ख्याल से जी सकेंगी, आजादी का जीवन जी पाएंगी, तो दूसरी वुमेन्स, दूसरी दुनिया के वुमेन्स, तो वहां पर भी धीरे धीरे ये कानून आने लगा। हाँ, इंडिया भी काफी हद तक सारे कानून बना चुका है। अब इसके मूवमेंट का इंपैक्ट क्या हो रहा है, देखिए, अमेरिका में हुआ आंदोलन और असर पूरी दुनिया में पड़ने वाला है। जैसे मैंने कहा सिविल राइट मूवमेंट्स, तो सिविल राइट मूवमेंट एक लैंडमार्क मूवमेंट है, एक कह सकते हैं कि पूरे सदी की का बहुत बड़े मूवमेंट्स में से एक है, क्योंकि इसकी वजह से जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वह बराबरी के आ गए। और क्या हुआ, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट चला, जो कि अफ्रीका में चला। वहां से भी दुनिया में क्या हो गया, एक कह सकते हैं, एक कहते हैं ना कि हिस्ट्री बन गई कि जस्टिस सबको मिलना चाहिए, चाहे वो ब्लैक्स हो चाहे व्हाइट्स हो। इंसान बड़ा है, इंसानियत बड़ी है, ये बताने की मकसद था। और क्या हुआ, जब सेकेंड फेमिनिस्ट मूवमेंट आया, इससे भी वही हुआ, वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिले, उनके वर्क प्लेस में चाहे उनके सोसाइटी में उनको क्या हो, इक्वल राइट्स मिले। तो इस तरह से ये सारे मूवमेंट्स क्या करते हैं, हमारी ह्यूमैनिटी को और ग्रो करने में मदद करते हैं। क्या कहते हैं, चैप्टर सिंपल था। हाँ, कुछ टिपिकल जो पॉइंट्स थे मैंने उसको थोड़ा डिटेल में बताया, और आपके लिए इसको सिंगल लैंग्वेज में बना रहा हूं। और बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बस सपोर्ट करिए, थोड़ा सा कमेंट करिए, बताइए और कौन सा चैप्टर चाहते हैं। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि अगला लेसन कौन सा हो, ताकि हम आपके लिए और कौन सा चैप्टर और कौन से सब्जेक्ट्स पे काम करें। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।